जी मटेरियल का टॉपिक कर रहे थे और कल मैंने एक तो इस चैप्टर की पूरी आउटलाइन आपको डिस्कस की थी कि इसमें हमने क्या कुछ कवर करना है। उसके बाद आप लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट टॉपिक इसका, जिसमें स्टॉक लेवल्स हमने शुरू किए थे। आपका ने कहा था आई कैप ने कहा स्टूडेंट को डॉक्यूमेंटेशन का पता होना चाहिए, जिसके लिए मैंने सारा प्रोसेस भी आपको एक्सप्लेन कर डाला था। तो अब जरा आते हैं मटेरियल के अंदर, जो हमने स्टॉक लेवल्स डिस्कस करना शुरू किए थे। जिसके अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था ऑर्डरिंग लेवल। ठीक है, ऑर्डरिंग लेवल को आपने कहा था रीऑर्डर लेवल भी कहते हैं। और आपका ने कहा था आई कैप ने कहा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला जरूरी नहीं है, इसलिए आपको फॉर्मूला मेन याद होना चाहिए। और कल आपको ने इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। तो ये इसका मैंने फॉर्मूला कल आप लोगों को लिखवाया था। अच्छा, पेपर में अगर कभी सेफ्टी स्टॉक दिया हो, ठीक है, पेपर में अगर कभी क्वेश्चन के अंदर सेफ्टी स्टॉक दिया हो तो फिर इसका एक और फॉर्मूला भी है, फिर आप वो सेफ्टी स्टॉक वाला फॉर्मूला यूज किया कीजिएगा। ठीक है, दोनों से आंसर डिफरेंट आता है, इसलिए अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला भी नोट कर लें कि सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब सेफ्टी स्टॉक क्वेश्चन में दिया हो। दोनों फॉर्मूला से फिगर डिफरेंट निकलती है। दूसरा जो फॉर्मूला आप लोगों को मैंने लिखवाया था वो था एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्टॉक लेवल। या आपका ने कहा था इसी को हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्टॉक लेवल या मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम प्लस यू। तो ये दो तो कल मैंने आपको लिखवा दिए थे। आज इसके जो बाकी हैं वो भी हम देखते हैं। नॉर्मल मैक्सिमम स्टॉक लेवल। नॉर्मल मैक्सिमम स्टॉक, देखिए ये था एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉइंट, लेकिन कहता है नॉर्मली कितना जाना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज
रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम प्लस EOQ। ठीक है, ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरी रिक्वायरमेंट इनटू एवरी लीड टाइम प्लस EOQ। देखें, जब मिनिमम कंजम्पशन माइनस करूंगा तो मैक्सिमम स्टॉक बचेगा ना, और जब नॉर्मल कंजम्पशन माइनस करूंगा तो नॉर्मल स्टॉक ही बचेगा। इसलिए वो था एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्टॉक लेवल और ये वाला था नॉर्मल मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल लिख लें। तो इसका फॉर्मूला है ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम। अच्छा, ऊपर वाले और इस वाले में फिर क्या फर्क आ रहा है? EOQ के इसमें EOQ ऐड हुआ था और इसमें नहीं। अच्छा, जो मिनिमम स्टॉक लेवल है ना, इसी को हम लोग बफर स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है, आप में से कल किसी ने वर्ड यूज किया था बफर स्टॉक, तो वो इसको कहते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल को। ठीक है, तो ये 3-4 इसके मेन फॉर्मूलास थे जो मैंने डिस्कस किए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो 1-2 चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है वो ये कि देखें, जब मैंने मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ली तो मैंने लीड टाइम कौन सा लिया था? मैक्सिमम। मिनिमम के साथ, मिनिमम और एवरेज के साथ, तो एक तो ये सेम रखा करें। अच्छा, एग्जामिनर आपको क्या करेगा, वो आपको इस तरह कहेगा लीड टाइम इज 3 to 5 days। 3 to 5 days का मतलब मैक्सिमम लीड टाइम कितना? मिनिमम 3। ठीक है, 3 to 5 days है ना, तो मिनिमम हुआ तो 3 days, मैक्सिमम हुआ तो 5। एवरेज कैसे निकलेगी? दोनों को ऐड करें देन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो वो आप लोग एवरेज निकाल लें। हाँ, अगर कभी एग्जामिनर एक एब्सोल्यूट फिगर दे दे, एब्सोल्यूट फिगर का मतलब एग्जामिनर आपको कह दे जी लीड टाइम होता ही 4 दिन है, तो फिर मैक्सिमम की जगह भी 4 आ जाएगा, मिनिमम भी 4 आ जाएगा और एवरेज भी आपकी 4 ही होगी। ठीक है, तो वो चीज इसमें आ जाती है। तो एक तो मैंने आपको कहा कि आपने ख्याल रखना है मैक्सिमम के साथ मैक्सिमम हो, एवरेज के साथ एवरेज, मिनिमम के साथ मिनिमम। लेकिन जब उसने कहे ये दिया जी 4 दिन है, फिर मजबूरी हर जगह 4 यूज कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा ख्याल रखें कि इनकी बेस सेम होनी चाहिए। बेस सेम होने का मतलब कि अगर मैक्सिमम डेली रिक्वायरमेंट है तो लीड टाइम भी डेज में होना चाहिए। मैक्सिमम वीकली रिक्वायरमेंट है तो लीड टाइम आपका वीक्स में होना चाहिए। अगर मैक्सिमम मंथली रिक्वायरमेंट है तो लीड टाइम भी मंथ्स में। ये नहीं है एक चीज वीक की हो एक डेज की और आप मल्टीप्लाई कर जाएं, वो फिर गलत हो जाना है। तो आपको बेस इक्वल करना पड़ेगी फिर। ठीक है, तो ये इसमें ना 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। बाकी आपको मैंने कहा था ये अर्ली 90s तक तो टेस्ट हुआ है, उसके बाद इसका कोई ऐसे टेस्टिंग नहीं हुई। बहरहाल क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, ये आपको पता होने चाहिए थे।
अच्छा, एक चले फॉर्मूला और लिख लें, आगे इसकी जरूरत पड़ जाए करेगी हमें। सेफ्टी स्टॉक। अच्छा, पेपर में एक दफा एग्जामिनर ने पूछा था ये सेफ्टी स्टॉक क्यों रखते हो, तो इसकी मेन दो रीजन आती हैं, यानी ये तो कंफर्म है अनसर्टेनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए रखते हैं। अब अनसर्टेनिटी किस चीज की हो सकती है, या आपका लीड टाइम अनसर्टन होगा या रिक्वायरमेंट अनसर्टन होगी। कल आपको मैंने लिखवाया था ना सेफ्टी स्टॉक एंड स्टॉक आउट डिसीजन, आप देखेंगे जब वो मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो उसके आगे मैं दो केस बनवाऊंगा, व्हेन लीड टाइम इज अनसर्टन और व्हेन रिक्वायरमेंट इज अनसर्टन। तो लीड टाइम अनसर्टन का मतलब आपको मैंने कहा यार कभी 4 दिन बाद चीजें मिल जाती हैं, कभी 5 दिन, कभी 6 भी लगा देता होता है, इसका मतलब आपका लीड टाइम सर्टन नहीं है। ठीक है, एक तरीका होता है आपको मैं कहूं कि यार ड्यूरिंग लीड टाइम कभी 100 यूनिट की जरूरत पड़ती है, कभी 150, कभी 200 भी हो जाते हैं, मतलब डिमांड आपकी वेरी कर जाती है। तो उन दोनों के हिसाब से ना इसका फॉर्मूला वेरी करता है। बहरहाल अभी मैं एक नॉर्मल इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, बाकी इंशाल्लाह जब इसको क्वेश्चन करेंगे तो उसमें डिटेल में फिर हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट माइनस एवरेज रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट अनसर्टन होती है। ठीक है, वहां पे फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बहरहाल आगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे सेफ्टी स्टॉक को, फिर इसके प्रॉपर डिस्कशन हम करेंगे। वैसे आप लोग अगर बुक्स में पढ़ेंगे ना तो इसी को ही सेफ्टी स्टॉक भी कहता है। एक्चुअली वो आपका ने कहा ना सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, आपकी डिमांड अनसर्टन है कि लीड टाइम अनसर्टन है, उसके हिसाब से डिसाइड होना होता है। तो खैर ये इसके अंदर कुछ फॉर्मूलास थे जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ना इसका से कुछ क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस वगैरह भी इसकी कर पाएंगे। डेटा उसने सारा दिया होता है, जैसा आप फॉर्मूला लिखेंगे आंसर आता जाएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड अब खैर आपकी बुक में उसने लिखा नहीं, एक्चुअली पहले कभी हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होते थे, तो उस वक्त ना आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंगल बिन एंड 2 बिन सिस्टम। सिंगल बिन एंड 2 बिन सिस्टम। ठीक है, एक दफा ना थ्योरेटिकली उसने पूछ लिया था कि ये क्या होता है। अच्छा, आप मुझे बताएं ये क्या होता था रीऑर्डर लेवल? हाँ, यानी जब आपका इतने यूनिट बाकी रह जाएं तो आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, इसे हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। फर्ज करें आप स्टोर कीपर हैं, आपको मैंने कहा भाई यार जब 5000 यूनिट रह जाए ना ऑर्डर प्लेस करवा देना, क्या आप अब थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके गिना करोगे यार 5000 पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए? नहीं, अब इस तरह तो आपके लिए फिजिबल नहीं हो। फिर स्टोर में कोई एक चीज तो होनी नहीं है, कई मटेरियल होंगे, हर एक का अलग अलग लेवल होगा, तो वो आपके लिए इस तरह फिजिबल नहीं होता। अब तो हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम्स है ना, तो अब तो हम इंटीग्रेटेड सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, अब तो हमारे सिस्टम्स ही चेंज हो गए। पहले जब कभी कंप्यूटराइज सिस्टम्स नहीं थे तो उस वक्त हमारे लिए कुछ चेक रखने के तरीके थे जो मैन्युअली यूज किया करते थे। मसलन आज आपने देखा होगा थोड़े बड़े स्टोर पे चले जाएं
या मेडिकल स्टोर पे चले जाएं जो थोड़ा अगर ब्रांडेड वगैरह है, आप कोई मेडिसिन का नाम ले, पहले वो अपने सिस्टम में एंटर करके आपको चेक करके बताता है हाँ पड़ी हुई कि नहीं पड़ी हुई। वो कैसे उसमें आ जाता है कि पड़ी हुई कि नहीं? हाँ, उसके अंदर एक्चुअली स्टॉक की क्वांटिटी शो हो रही होती है। अब क्या वो ये करता होगा आपको एक यूनिट बेचा और साथ ही तो लिखा स्टॉक कम हो गया मेरा? नहीं, वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट हुई है। जैसे ही परचेज की क्वांटिटी रिकॉर्ड होती है ना, फौरन स्टॉक बढ़ता है। जैसे ही वो सेल की रिकॉर्डिंग करते हैं, फौरन उनका स्टॉक जो है उधर से रिड्यूस होता है। वो उन्होंने सॉफ्टवेयर इस तरह का डेवलप कराया होता है, तो वहां से तो उनको क्वांटिटी पता चल जाती है। थोड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करा लें तो उसमें हम रीऑर्डर की एक ऑप्शन भी डाल देते हैं। वो जैसे ही आपका लेवल उस पर टच करता है ना, वो स्क्रीन पे ब्लिंक करना शुरू कर देता है कि जी आपका स्टॉक ये खत्म होने वाला है, आपको इसको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। आजकल पाकिस्तान में तो अभी सिस्टम नहीं है, लेकिन डेवलप कंट्रीज के अंदर क्योंकि आपका ने कहा कंपटीशन जितना ज्यादा होता है ना, हमने कॉस्ट कट डाउन करना होती है। तो डेवलप कंट्रीज के अंदर अब उन्होंने इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स लगाना शुरू किए, इंटीग्रेटेड सिस्टम। जैसे आपने सैप का नाम सुना होगा, फाइनेंशियल ओरेकल का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये आपके ईआरपी सिस्टम्स हैं जो इंस्टॉल होते जा रहे हैं। तो डेवलप कंट्रीज में तो उन्होंने अपने सप्लायर को अपनी इन्वेंट्री की एक्सेस दे दी है। यानी वहां पे जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया, अपने सप्लायर को अपनी इन्वेंट्री की एक्सेस दे दी हुई है कि यार खुद ही यहां से देख लिया करो, जब इतना स्टॉक रह जाए खुद ही भेज दिया करो। इसका फायदा क्या हुआ इनको? हाँ, एक तो खुद ऑर्डर नहीं प्लेस करना पड़ता, फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट में एक लंबी परेड ऑफ एम्प्लॉइज नहीं रखना पड़ती, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक आधा आपने मैनेजर रखा हुआ है जो बार्गेनिंग करता होगा, जो डिसीजन वगैरह पास करता होगा किससे लेना है, और डायरेक्ट उसको एक्सेस दे दी और वो खुद ही आपकी क्वांटिटी दे के आपको चीज डिलीवर कर देता है। तो इससे क्या हुआ कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो खैर ये तो सारा आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती जा रही है, कंप्यूटराइज सिस्टम्स आते जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इस तरह के डेवलप होते जा रहे हैं, तो ये सारा काम हो रहा है। लेकिन पहले कभी जब इस तरह का काम नहीं था तो उस वक्त हमारा ये चलता था काम, सिंगल बिन एंड टू बिन सिस्टम, ठीक है। अब ये सिंगल बिन सिस्टम क्या था? फर्ज करें ये है मेरा वेयर हाउस। मैंने क्या किया, एक एरिया स्पेसिफाई कर दिया और यहां पे मैंने ऑर्डरिंग लेवल जितने यूनिट रख दिए। फर्ज करें आपका ऑर्डरिंग लेवल था 5000 यूनिट्स, मैंने इस एरिया में 5000 यूनिट रखे, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी इधर रख दी। स्टोर कीपर को मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि यार तुमने ना पहले यहां से इस्तेमाल करना है, जब यहां पे खत्म होगा फिर तुमने आके इधर से निकालना है, लेकिन निकालने से पहले तुमने ऑर्डर प्लेस करवाना है। अब इसका फायदा क्या होगा? क्या वो बार बार जाके गिनेगा 5000 यूनिट पड़े हुए कि नहीं पड़े हुए? नहीं, जैसे ही यहां से स्टॉक खत्म होगा तो इसका क्या मतलब होगा, क्या बस 5000 ही रह गए, ऑर्डर प्लेस करा दो, ठीक है। वो ऑर्डर प्लेस करवा देगा। जैसे ही यूनिट इस्तेमाल हो रहे होंगे डिलीवरी पहुंच जाएगी, जैसे डिलीवरी पहुंचेगी वो इधर पहले 5000 पूरे करेगा, फिर बाकी सामान यहां रख देगा, फिर यहां से सारा इस्तेमाल करेगा, फिर जब खत्म होगा फिर यहां से निकालेगा। तो अब वो आप लोगों का काम क्या हो गया, थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सिंगल बिन के, एक ही वेयर हाउस, उसी में रीऑर्डर लेवल जितनी क्वांटिटी मेंटेन की और फिर इस तरह मैनेज किया। अब इसमें आना शुरू होगी बाद में प्रॉब्लम ये कि फर्ज करें यूनिट इशू करने थे 10,000, इधर पड़े हुए 9,700। अब ये तो नहीं कि पहले 9,700 भेजे फिर ऑर्डर प्लेस करे फिर यहां से 300 निकाल के भेजे। वो क्या कर देता था, यहां से फौरन ही 300 निकाल लिए, ऑर्डर प्लेस करा दिया, यानी डिलीवर करा दिया। लेकिन फिर इधर ऑर्डर प्लेस कराना कई दफा भूल जाता। अब ऑर्डर प्लेस हुआ नहीं, क्वांटिटी इधर कम हो चुकी है, बाद में जब याद आया अच्छा यार ऑर्डर प्लेस करना था, उस वक्त तक इधर क्वांटिटी रिड्यूस हो गई और फिर स्टॉक आउट की पोजीशन आ गई। तो ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो फिर हमने इसका एक और हल निकाला, उसका नाम रखा टू बिन। अब टू बिन में हम लोग क्या करते हैं, दो जगह पे स्टॉक मेंटेन किया जाता था।
इधर रख लिया रीऑर्डर लेवल जितना, और बाकी सारा स्टॉक रख दिया इधर। काम फिर वही, उससे कहा पहले यहां से खत्म करना है, जब यहां से खत्म होगा फिर तुमने इधर से आके निकालना है, लेकिन इधर निकालने से पहले ऑर्डर प्लेस कराना है। यानी प्रोसेस वही, ये सिंगल बिन इसलिए था एक ही जगह पे रखा गया, 2 बिन इसलिए 2 सेपरेट जगह पे रखा गया। लेकिन अगेन इसमें हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती थी, तो फिर हमने उसका हल क्या निकाला। फर्ज करें इस जगह की कीज मैंने परचेज वाले के पास रखवा दी, अब स्टोर वाला यहां से चीजें कब निकाल पाएगा, जब उसको चाबियां होंगी इधर की। अब चाबियां मांगने किसके पास जाएगा, वो जैसे ही जाएगा उसको पता चल जाएगा ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम यहां पे हमें फेस करना पड़ रही थी, उसे इस तरह हमने मैन्युअली रिजॉल्व कर लिया था। लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम्स आ गए हैं तो हमारा उसके थ्रू काम चल जाता है। तो बहरहाल ये इसलिए ना थ्योरेटिकली एक दफा आईकैप ने पूछा था कि व्हाट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल बिन एंड 2 बिन, तो वो ये कॉन्सेप्ट था। अच्छा, पहले एक आधी छोटी सी चीज़ है थ्योरेटिकली, उसको मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अच्छा, आप लोगों को ना कल मैंने एक चीज़ लिखवाई थी, जस्ट इन टाइम। ठीक है, आप लोगों ने कहा था कि वो जो मैंने आउटलाइन लिखा दी, जो जो होता जाए ना उस पर टिक लगाते जाइएगा ताकि कोई चीज़ ना आप लोग की मिस हो। तो जस्ट इन टाइम अप्रोच, जस्ट इन टाइम अप्रोच आपको ने बताया था 1995 के अंदर टोयोटा कंपनी ने जापान के अंदर पहली दफ़ा इसको इंट्रोड्यूस कराया था, और फिर उसके बाद इसको हम लोगों ने आगे यूज़ करना शुरू कर दिया। आप लोगों के सिलेबस में ना 2 कॉस्टिंग सिस्टम थे, मार्जिनल कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है, तीसरा आईकैप ने पिछली अटेम्प्ट में डाल दिया है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अब वो भी आपने पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ हमारे होते हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, बैक फ्लश कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये जो आपका है ना जस्ट इन टाइम, ये हम थ्रूपुट अकाउंटिंग के साथ यूज किया करते हैं। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग वगैरह खैर आईकैप ने फाइनल में भी नहीं आपके सिलेबस में रखी। ठीक है, लेकिन जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं वो ये सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं। तो खैर अभी जितना है उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करता हूं। तो जस्ट इन टाइम अप्रोच आपने ने कहा था, इसको इंट्रोड्यूस कराने का मेन मकसद था आप अपनी स्टोरेज कॉस्ट रिड्यूस कराना चाह रहे थे। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट का मतलब खाली वेयर हाउस का किराया ही नहीं होता, उधर जो चीजें रखी जाती हैं उनकी इंश्योरेंस भी होती है। ठीक है, उसके लिए लुक आफ्टर के लिए वॉचमैन वगैरह आपने रखा होता है। सब्जेक्ट टू वॉल्यूम बड़े बड़े वेयर हाउस चाहिए होते हैं, उनके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए होती हैं। मसला अगर पेरिशेबल है उसके लिए हीट की जरूरत है तो हीटिंग सिस्टम, कूल के लिए यानी फ्रीजर की जरूरत है तो कूलिंग सिस्टम। तो इस तरह की चीजें हमें सारी इंस्टॉल कराना पड़ती है और अच्छी खासी कॉस्ट आती है। ठीक है, तो उस सूरत में उन्होंने इस चीज को ओवरकम करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस कराया था कि जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या होती है। यानी अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, जब मैं यूके में गया था तो वहां पे जो मैंने घर किराए पे लिया था तो 1200 पाउंड पर मंथ उसका रेंट था, और आप यहां से उसका साइज का अंदाजा लगा सकते हैं कि लाहौर में जो मेरे वॉशरूम है उससे छोटे साइज के उसके 2 बेडरूम थे। ठीक है, यानी 1200 मैं उसका रेंट दे रहा था पर मंथ, और उसके जो वॉशरूम यानी मेरा यहाँ पे लाहौर में जो वॉशरूम है उससे छोटे साइज के उसके 2 बेडरूम थे,
एक बेडरूम थोड़ा उससे बड़े साइज का था। तो अब एक छोटा से घर का अगर इतना किराया था, तो वेयर हाउस के लिए तो आपको बहुत बड़ी बड़ी जगह चाहिए होती हैं, तो आप लोगों की रेंटल कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा अगर मैं फर्दर बात करूं तो फिर ये जो आप इंश्योरेंस कराते हैं, मतलब अगर पाकिस्तान में आपको मैं मिनिमम इंश्योरेंस का रेट बताऊं, तो जो मिनिमम रेट चल रहा है वो लिस्ट प्राइस का 2.25% चल रहा है। अब अगर आपके पास फर्ज करें 50 लाख का स्टॉक पड़ा है, उसका 2.25% लें तो अच्छी खासी वैल्यू बन जाती। ठीक है, तो बताने का मतलब ये है कि ये सारी कॉस्ट उनको पड़ती हैं। इसको ओवरकम करने के लिए इन्होंने टोयोटा कंपनी ने इंट्रोड्यूस करा दिया जस्ट इन टाइम, और फिर जैसे सक्सेसफुल हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी कंपनीज ने भी इसको यूज करना शुरू किया। अब जापान के अंदर इस सिस्टम के लिए एक वर्ड यूज होता है कैनबेन अकाउंटिंग। ठीक है, तो वो कैनबेन के अंदर वो जस्ट इन टाइम अप्रोच ही यूज करते हैं। तो आपको मैंने कहा था जस्ट इन टाइम वैसे तो प्रोडक्शन पे भी होती है, जस्ट इन टाइम मटेरियल की परचेज पे भी होती है। प्रोडक्शन का मतलब है कि आप प्रोडक्शन ही उस वक्त करो जब ऑर्डर आए, नहीं आया तो ना बनाओ। और हम क्योंकि सिर्फ मटेरियल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहां पे हम जस्ट इन टाइम अप्रोच से क्या मतलब लेंगे कि मटेरियल उस वक्त खरीदो जब आपको उसकी जरूरत पड़े। अच्छा, इसका पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? आपका क्या थ्योरेटिकल आएगा? आप लोगों के लेवल पे भी शायद एक दफा आया था, फाइनल में 2-3 दफा, बट थ्योरेटिकल ही आया है, जिसमें वो ये पूछता है कि यार जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या होती है, किन सर्कमस्टेंसेस में ये सूटेबल है। तो आप लोगों को उसका बताना पड़ता है कब सूटेबल है। और दूसरा इसका सवाल बनता है जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या होती है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, आपको इसके फायदे नुकसान बताना पड़ते हैं। तो अब मैं जरा इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना शुरू करता हूं। तो जस्ट इन टाइम अप्रोच का मेन एडवांटेज जो है वो ये है, स्टोरेज कॉस्ट रिड्यूस होती है। ठीक है, दूसरा, अगर कोई ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स आ जाएं तो आप इमीडिएटली उस पर स्विच करने की पोजीशन में होते हो। ठीक है, ये इसका मेन फायदा है। ठीक है, अब जब मैंने कहा ना स्टोरेज कॉस्ट कम होती है, तो वो इंश्योरेंस कॉस्ट, वेयर हाउस कॉस्ट, ऑब्सोलिसेंस, वो सारा कुछ आपको उसमें कवर हो जाता है। नुकसान क्या नजर आ रहा है इसका? हाँ, एक तो आपको मैंने कहा था कि आप लोगों ने अपनी स्टोरेज कॉस्ट का बर्डन स्विच किया है अपने सप्लायर के ऊपर, तो सप्लायर इस काम के आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल दूं तो IBM, आपने देखा कंप्यूटर्स वगैरह बनाते हैं, तो IBM का अपने सप्लायर के साथ जस्ट इन टाइम अप्रोच का कॉन्ट्रैक्ट है। और IBM ये जो बड़ा कंटेनर जैसा आपने देखा रोड्स पे पड़े हुए हैं, एक कंटेनर ऑफ पार्ट्स 45 मिनट्स में कंज्यूम करती है उनकी फैक्ट्री। तो उन्होंने ना सिर्फ सप्लायर को यह कहा हुआ है कि जी जस्ट इन टाइम अप्रोच दो, उन्होंने कहा कि आपका कंटेनर इधर बाहर ही खड़ा होगा, इसी से सामान उतरेगा और इस्तेमाल होगा। ये नहीं है कि मैं पहले यहां से उतार के वेयर हाउस में रखूं, फिर वेयर हाउस से निकाल के प्रोडक्शन के लिए लाऊं, 45 मिनट में तो कंटेनर यूज हो जाना है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने सप्लायर को कहा हुआ है कि एक तो जस्ट इन टाइम की अप्रोच दोगे, दूसरा आपका कंटेनर हमारे प्रेमिसेस में खड़ा रहेगा, इधर से चीज निकलेगी तो इस्तेमाल होगी। ये नहीं है मैं यहां से पहले वेयर हाउस में रखूंगा, वेयर हाउस से इस्तेमाल करूंगा। तो अब देखिए 45 मिनट में एक कंटेनर इस्तेमाल हो रहा है, तो दिन में कितने कंटेनर लग जाते होंगे। तो इसका मतलब उस सप्लायर का ये कितना बड़ा कस्टमर होगा। तो उसने एक्सेप्ट किया हुआ है कि ठीक है आप लोगों को मैं ये सर्विस देता हूं, कंटेनर भी मेरे इधर ही खड़े रहेंगे। अब एट अ टाइम IBM के प्रेमिसेस में 6 से 7 कंटेनर उस कंपनी के खड़े होते हैं। वो एक का सामान खाली हुआ, वो रिफिल होने चला गया, दूसरा लग गया, उसका खाली हुआ, वो रिफिल होने चला गया, तीसरा लग गया, इतनी देर में पहले वाला रिफिल होकर दोबारा आके लग गया। तो इस तरह हर वक्त उनके 5 से 6 कंटेनर वहां अवेलेबल होते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर टाइम पे कंटेनर ना पहुंचा
तो जिसने 45 मिनट में एक कंटेनर इस्तेमाल कर लेना है, तो आप उसके अंदाजा लगाएं उसकी प्रोडक्शन कितनी होती होगी। और अगर उसका 1-2 घंटे के लिए आपने डिले करा दिया तो अच्छी खासी उसकी प्रोडक्शन इफेक्ट हो जानी। तो इसलिए प्रैक्टिकली ये काम चल रहा है। तो इसका आपको मैंने कहा था फायदा तो यही था कि जी स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाती है। नुकसान अब इसका क्या है, जिसने आपको इंश्योरेंस दी कि जी मैं इंश्योर करूंगा तुम्हें टाइम पे चीज मिले, तो वो नॉर्मल प्राइस तो नहीं चार्ज करेगा ना, वो इस सर्विस के आपसे प्रीमियम लेता है। फिर आमतौर पे वो लेटेस्ट प्राइसेस चार्ज करता है, तो सस्ता स्टॉक रख के आप जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते थे वो नहीं कर पाओगे। ये इसका एक थोड़ा सा नुकसान आ जाता है। स्विचिंग में आपको मैंने कहा था आपको आसानी हो जाती है, आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स उन लोगों ने अपने हिसाब से लिखवाई होती हैं। अब एक्चुअली डेवलप कंट्रीज के अंदर ना ये सर्विस दी जाती हैं। अंडर डेवलप कंट्री जस्ट लाइक पाकिस्तान, इधर ये इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों का ना अगर आप मुझसे पूछें सूटेबिलिटी कि जस्ट इन टाइम सूटेबल कहां पे है, आपका ने कहा ना आपके पेपर में क्वेश्चन ये भी बनता है कि जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या होती है, किन सर्कमस्टेंसेस में सूटेबल होती है। तो सूटेबल कहां होता है, जहां पे आपके रिलायबल सप्लायर्स हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी इन प्राइसेस हो, इफेक्टिव लीगल सिस्टम हो, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, ठीक है। ये 2-3 चीजें इसके अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। आपको मैंने पहला वर्ड क्या लिखवाया था, रिलायबल सप्लायर। देखिए अगर मैं सप्लायर ऑफ मटेरियल और मुझे पता है जैसे मैं आपको मटेरियल दूंगा और आप कंज्यूम कर जाओगे, तो हो सकता है ना मैं मिक्स क्वालिटी की चीजें भेजनी शुरू कर दूं कि आपने कौन सी क्वालिटी चेक करनी, इस्तेमाल करने की करना है। इससे मेरा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन आप लोगों की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इफेक्ट होगी, ठीक है। तो एक तो ये हम लोग कहते हैं कि यार सप्लायर रिलायबल होना चाहिए। मतलब मेरा बड़ा भाई था सऊदीया के अंदर, तो उनका बिजनेस था, तो पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम उन्होंने ना चावल उधर यानी इंपोर्ट करने थे सऊदीया में, तो उन्होंने इधर पाकिस्तान से 1-2 कंपनी से सैंपल मंगवाए। इन्होंने सैंपल भेजा, उनमें से एक उन्होंने अप्रूव कर दिया कि जी इस वाली कंपनी से हम लोग लेंगे। अब उस कंपनी को ऑर्डर प्लेस किया, इन्होंने कंटेनर भेज दिए, तो जब इन्होंने सप्लाई वगैरह की, आगे बाद में कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई। तो जब इन्होंने बाकी जो उधर बोरियां वगैरह पड़ी थी उन्होंने खुलवा के चेक की, तो हुआ क्या कि ऊपर तकरीबन 1/4 बोरी और नीचे वाली साइड से 1/4 वो चावल थे जो सैंपल भेजा था। सेंटर में जो हाफ बोरी इन्होंने डाली हुई थी वो इंफीरियर की डाली हुई थी। तो फिर रिजल्ट क्या हुआ कि उनके भी उधर से ऑर्डर कैंसिल हो गए जिनको उन्होंने सप्लाई करना था। तो इधर भी फिर उनका केस वगैरह चलता रहा उसके साथ। अब पाकिस्तान में आपको पता है कोर्ट्स के जो हालात हैं, ना तो डिसीजन जल्दी आता है, वो पेंडिंग ही पड़ा रहता है। फिर तो बताने का मतलब ये था कि अगर सप्लायर आपका रिलायबल नहीं है तो आपकी गुडविल इफेक्ट होगी, कस्टमर आपका डिससेटिस्फाई होगा, फ्यूचर में आपके प्रॉफिट इफेक्ट हो जाते हैं। इस वजह से हम लोग कहते हैं रिलायबल सप्लायर होना चाहिए। अच्छा अगला क्या लिखा था हमने, कंसिस्टेंसी इन प्राइसेस। देखिए अगर प्राइसेस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आती है, जस्ट लाइक आजकल के जो पाकिस्तान के हालात हैं, आसानी के लिए अगर मैं कह दूं हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, तो वही वाले हालात ही हैं, हर दूसरे दिन आपकी प्राइसेस चेंज हुई होती हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर हम लोग कहते हैं कि बेहतर है आप सस्ता खरीद के स्टॉक कर लो, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। हर रोज खरीदेंगे नया रेट लगेगा, महंगी चीज मिलेगी। तो इसलिए हमने कहा कंसिस्टेंसी इन प्राइसेस भी होनी चाहिए, वहां पे ये सूटेबल होगा। नेक्स्ट क्या था, इफेक्टिव लीगल सिस्टम, वो मैंने आपको बता दिया। डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, विद इन डेज डिसीजन आता है और वहां पे फिर सप्लायर भी केयरफुली काम करता है, यार टाइमली ना डिलीवर किया तो मेरे लिए मसला हो जाना, डैमेजेस देने पड़ जाने। अंडर डेवलप कंट्री जस्ट लाइक पाकिस्तान, हमें पता होता है ज्यादा क्या होगा, केस करेगा वो पेंडिंग ही रहना है।
तो उस वजह से केयरलेस हो जाते हैं लोग कि वक्ती तौर पे तो आपको कह देगा हाँ जी मैं जस्ट इन टाइम की सर्विस दूंगा, एक आधी दफा आपको टाइमली दे भी देगा, बाद में तंग करेगा, वो आप मैक्सिमम केस कर सकते हैं, वो उसका फायदा कोई नहीं होना। और क्या था? फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के एट शॉर्ट टाइम डिलीवरी उसकी पॉसिबल हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ की अगर हम लोग बात कर लें, आजकल के अगर आप हालात देख लें, पता ही नहीं होता रास्ते खुले होंगे कि बंद होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के इश्यूज वगैरह आ रहे हैं। तो अब मसलन अगर ये लास्ट वीकेंड की मैं एग्जांपल आपको दूं, जब मैं यहाँ से लाहौर गया हूँ तो जैसे ही टोल प्लाजा पे हम लोग पहुंचे हैं तो आगे उन्होंने बंद कर दिया हुआ था। अब यानी टोल प्लाजा से वो बसों के अड्डे तक हम लोग पैदल चल के गए। ठीक है, अब वो मसलन मेरे पास तो खैर एक बैग ही था, लेकिन वहां पे कुछ ऐसी फीमेल्स वगैरह यानी फैमिली थी, उनके 2-2 3-3 बच्चे थे, उन्होंने बैग भी पकड़े हुए हैं, गोद में बच्चे भी उठाए हुए हैं, और वो तकरीबन यानी आप ये समझ लो कोई 4 से 5 किलोमीटर पैदल वॉक थी वहां से। तो वो और वहां पे क्या था कि सिर्फ उन्होंने क्या किया हुआ था कि बैरियर लगा के मोटरवे की दोनों साइडें बंद कर दी। अब वो ट्रक्स वाले भी पीछे खड़े हैं। मेरे साथ एक आदमी था, उसके ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट थी लाहौर एयरपोर्ट से। अब वो बेचारा पहली दफा लाहौर जा रहा था। अब वो बेचारा मुझे कहता यार मुझे यहाँ से एयरपोर्ट कैसे जाना पड़ेगा। मैं कहा यार इससे बेहतर हल यही है कि मैं भी उतरा, तुम भी सामान पकड़ो, तो पैदल निकलते हैं। तो वहां से हम लोग पैदल गए हैं। अब वो बेचारा डरा हुआ था कि मेरी फ्लाइट ना मिस हो जाए। अब वो जो कंटेनर के उस तरफ थे ना, उनको आइडिया था कि आगे सारी रोड खुली है। तो रिक्शे वालों ने क्या किया हुआ था, रिक्शे या टैक्सीज वगैरह उधर खड़ी करके इधर पैदल आए हुए थे कि जी हम इतने 1000 रुपये लेंगे तो आपको पहुंचाते हैं। वो खैर उस बेचारे ने ना, उसने कहा जी मैं 2500 रुपया लूंगा रिक्शे वाले ने, तो मैं आपको एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। तो मैंने उसका मैं कहा नहीं यार इतना कोई लंबे ज़्यादा पैसे नहीं बनते, मैक्सिमम 1000 रुपया बनता है, तो आप मेरे साथ आओ, हम आगे तक चलते हैं। अब जैसे कंटेनर क्रॉस किया तो आगे वो सड़कें सारी खुली हुई थी। तो वो रिक्शा वाले को खैर मैंने कहा, तो उसने कहा जी एक ने 1500 का, वो मैंने उसका मैं कहा नहीं 1500 ज़्यादा है, वो इतने में रिक्शा वाला निकल गया। तो एक दूसरा बंदा आया, उसने कहा जी 2500। अब वो इतना डरा हुआ था, उसने कहा नहीं यार मैं 3000 दूंगा, मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दो। उसने फौरन उसका बैग रखा है। तो आधे घंटे में मैंने इस बंदे को फ़ोन किया, मैं क्या पहुंच गए? कहता हाँ रास्ते खुले से पहुंच गया। तो वो अब ये है कि पता ही नहीं होता आपको। तो अब वो सिर्फ बेचारा इतने ज़्यादा पैसे देने को क्यों तैयार हुआ कि मेरी फ्लाइट ना मिस हो जाए उधर से। तो बता मैं ये रहा था कि अगर फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो आप लोगों को टाइमली डिलीवरी ना मिली तो प्रोडक्शन रुकेगी। प्रोडक्शन रुकने से आप लोगों की वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगती, बस फिक्स कॉस्ट तो बेयर करना पड़ती। तो उस वजह से ना हम लोग कहते हैं कि ये सारे फैक्टर देखने के बाद आप जस्ट इन टाइम को अडॉप्ट करें। तो नुकसान मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपकी अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं कंट्री में तो फिर आपको महंगा मिलेगा, आपको प्रीमियम पे करना पड़ती है, अगर टाइमली डिलीवरी ना मिली तो आपकी गुडविल इफेक्ट हो सकती है, कस्टमर आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के नुकसान आते हैं। तो ये इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, 4-5 नंबर से ज्यादा का नहीं होता। अच्छा, आखिरी एक चीज डिस्कस करते हैं। अच्छा, पेपर में अगर लेटेस्ट कोई 8-10 अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो जो पेपर में मटेरियल के अंदर से क्वेश्चन आ रहा है या वो ईओक्यू का आ रहा है, तो या वो सेफ्टी स्ट्रोक एंड स्ट्रोक आउट डिसीजन का आ रहा है। ठीक है, बाकी जस्ट इन टाइम आपको इन्हें कहा आपके लेवल पे अभी तक एक ही दफा आया है। ठीक है, तो इसी तरह पहले कभी इन्वेंट्री मेजरमेंट के आते थे, FIFO वेटेड एवरेज वगैरह, वो भी कोई फ्रीक्वेंटली नहीं आता, कहीं ना कहीं उसको टेस्ट कर लिया जाता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपका ने कहा था, ये आपको रिकमेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें कि आपको सस्ता और इकोनॉमिकल पड़े। इसकी कंप्यूटेशन का आपका ने कहा था मल्टीपल तरीके हैं। तो अभी हम लोग इसके फॉर्मूलास के ऊपर जरा आते हैं। अच्छा, हर कोई ना अपने हिसाब से लिखता है। जैसे मैंने इधर लिख दिया 2RP/C, कुछ R की जगह D लिख देंगे, ठीक है, P की जगह CO लिख देंगे,
ठीक है, आगे मैंने नीचे सी लिखा उसको CH लिख देंगे, तो बहरहाल फर्क कोई नहीं पड़ता। वेयर R stands for annual requirement, P stands for per order cost, C stands for per unit carrying cost for 1 year. तक आप लोगों का ना बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन ईओक्यू का आता था, सारा डेटा दे देता था, आपको कहता है ईओक्यू निकालो। मैक्सिमम ये होता था, वो कहता है टेबल बना के प्रूफ कर दो, ये इकोनॉमिकल है। लेकिन 2004 के बाद उसने इसमें पॉइंट्स डालना शुरू किए। 2004 में एग्जामिनर ने पहली दफा लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दे दी, उसने कहा निकालो ईओक्यू। अब जब तक आपको ये नहीं पता पी में क्या कुछ आता है, सी में क्या कुछ लेना है, आप लोग आगे क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद फिर उसने 3-4 दफा ये काम किया कि वो लिस्ट दे देता था, कहता कि निकालो इसको। और अब तो खैर आईकैप ने काफी टेक्निकल इसके क्वेश्चन डालना शुरू कर दिए में, तो स्टेप बाय स्टेप हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो पहले तो मैंने कहा आर क्या चीज है। आर होती है एनुअल रिक्वायरमेंट, किस चीज की? मटेरियल की, ठीक है, यानी जो मटेरियल जिसकी कैलकुलेशन करें उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट। 4 से 5 दफा आपके पेपर में एग्जामिनर ने किया है, वो एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ फिनिश गुड बताया था। मसलन आपको कहता है कि मैंने 1,00,000 यूनिट बनाने हैं, और आगे कहीं जाके बताता है 1 यूनिट बनाने पे 3 kg मटेरियल लगता है, तो इसका ना आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट क्या होगी? 3 लाख। ठीक है, आपको मटेरियल की क्वांटिटी चाहिए, आपको फिनिश गुड की नहीं चाहिए। तो इस वजह से ना जरा केयरफुली पढ़ा करें, ये एनुअल रिक्वायरमेंट किस चीज की लेनी है, बेशक आगे आप साथ लिख लें, ऑफ मटेरियल। देन पी वैसे तो मैंने इधर लिख दिया ना पर ऑर्डर कॉस्ट, ये आप लोग याद रखें, वेरिएबल नेचर की ऑर्डरिंग कॉस्ट लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेचर की ऑर्डरिंग कॉस्ट। वेरिएबल नेचर का मतलब ऐसी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो वेरिएबल हो, फिक्स ना हो। मसलन आप लोगों को मैं कहूं कि यार मैंने परचेज मैनेजर रखा हुआ है, उसकी ₹1,00,000 सैलरी है, क्या वो आ जाएगी? नहीं, क्योंकि देखें ऑर्डर एक प्लेस हो, 10 हो, ना हो, वो तो आपको ₹1,00,000 देना पड़ना है, तो इसलिए वो यहां पे नहीं आएगी। तो पर ऑर्डर कॉस्ट में जो वेरिएबल नेचर की, जैसे कोई भी ऐसी को जिसको से ऑर्डर के साथ लिंक किया हो, जैसे आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया था पर ऑर्डर इंस्पेक्शन चार्जेस, तो जब उसने पर ऑर्डर कह दिया तो वेरिएबल होगी ना, जितने ऑर्डर प्लेस करेंगे उतना वेरी करेगा। इसी तरह आपके पेपर में उसने पॉइंट डाला कि पर ऑर्डर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन भी तो वेरिएबल ही होती है ना, जितनी दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे उतनी ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगी। तो इस टाइप की जो वेरिएबल नेचर की कॉस्ट है सिर्फ वो लेनी होती है। आपको मैं कहूं कि जी मैंने परचेज डिपार्टमेंट बनाया है, उसके फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, क्या वो आनी चाहिए? नहीं, वो इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो सिर्फ जो वेरिएबल नेचर की है, ऑर्डर के साथ लिंक्ड है, वो चीजें लेनी। नेक्स्ट मैंने लिखा सी, पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मीन होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। एक यूनिट को कैरी करने पे कितना खर्चा आता है, और वो खर्चा कितने अरसे का लेना है? पूरे साल का लेना है। आपका एग्जामिनर कभी क्या कर रहा है, आपको कहता है यार ₹10 पर मंथ खर्चा होगा, क्या हमें पर मंथ चाहिए? नहीं, तो आप इंटू 12 करके एनुअल ले आइएगा। कभी आपको कहेगा क्वार्टर स्टोर करने का मेरा खर्चा 30,000 होगा,
तो आप लोगों ने क्वार्टर का नहीं, आपको साल का चाहिए, इंटू 4 कर दें। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने जो साथ मेंशन किया पर ईयर, क्योंकि ये एग्जामिनर ने पहली दफा जब डाला तो कई स्टूडेंट गलत कर आए थे। और आपको मैंने कहा इसमें वेरिएबल नेचर की स्टोरेज लीजिएगा। 2004 में जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाला था, उसने जानबूझ के कुछ ऐसे पॉइंट डाल दिए थे जो स्टूडेंट गलती से इधर ले गए। मसलन उसने कहा जी वेयर हाउस का रेंट, तो ये आपका फिक्स है, वो तो इधर आना ही नहीं चाहिए। अब स्टूडेंट ने क्या अंदाजा लगाया कि अच्छा ये स्टोरेज कॉस्ट चाहिए तो वेयर हाउस स्टोर करने के लिए उधर डाल दो। उसने कहा स्टोर कीपर की सैलरी, वो भी फिक्स होती, वो भी इधर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद रखें जो वेरिएबल नेचर की स्टोरेज कॉस्ट है वो इधर आती है। उसमें जो वेरिएबल पोर्शन है वो ले लें। ठीक है, हाई एंड लो लगा के अलग करें और वेरिएबल वाला ले लें। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अक्सर आप लोग गलत कर जाते हैं, दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट। देखें, अगर मैं स्टॉक खरीद के रख रहा हूं तो मेरे पैसे ब्लॉक हो गए। यही पैसे अगर मैं बैंक में जमा करा देता, इंटरेस्ट मिल सकता था। अब वो जो इंटरेस्ट मैंने फोरगो किया वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनी। और ये नुकसान मेरा किस वजह से हो रहा है? चीज को स्टोर करने की वजह से। तो इसलिए आप याद रखें इंटरेस्ट कॉस्ट वुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी स्टोरेज कॉस्ट का पार्ट होगी। हाँ जी, क्योंकि इसकी परसेंटेज होती है ना, हमने परचेज प्राइस पे लगानी, तो जितना आप यूनिट रखेंगे उतनी वो कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, तो ये आप लोगों की ना सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, आपके पेपर के अंदर कोई 4 से 5 दफा क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ ईओक्यू फॉर्मूला। ठीक है, कि ईओक्यू के फॉर्मूले के अजम्पशंस बताओ। अच्छा, एक आसान तरीका मैं आपको याद रखने के लिए बता देता हूं। फॉर्मूला के अंदर जितने वेरिएबल्स यूज होते हैं उन सब का कांस्टेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, यानी ये मैं आपको जनरल रूल बता रहा हूं, वरना सीवीपी के वो फिर पूछेगा, उधर के मुझे फिर अलग बताने पड़ेंगे। तो एक जनरल रूल बता रहा हूं याद रखने का कि उस फॉर्मूले के अंदर जितने भी वेरिएबल यूज हुए हैं उन सब का कांस्टेंट होना जरूरी होता है। इस फॉर्मूले में कितने वेरिएबल्स हैं? 3। कौन कौन सा? आर, पी एंड सी। 3 अजम्पशन इसके यही हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट कांस्टेंट रहेगी, पर ऑर्डर कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, 3 तो इसके यही बन जाएंगे। और चौथा इसका था कि पर यूनिट परचेज प्राइस कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये अजम्पशंस आप लोग लिख लें। नंबर 1 लिख लें कि एनुअल रिक्वायरमेंट वुड बी कांस्टेंट। नेक्स्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट वुड बी कांस्टेंट। Number 3, per unit carrying cost would be constant. और आखिरी लिखें per unit purchase price would be constant. पर यूनिट परचेज प्राइस वुड बी कांस्टेंट, मतलब आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अच्छा, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, अजम्पशन में और लिमिटेशन में क्या फर्क आ जाता है? सपोज करते हैं कि अजम्पशन में कि ये चीजें ऐसे रहेंगी, लिमिटेशन ये कि यहां हम सॉल्व कर सकते हैं ताकि हाँ, यानी जैसे उन्होंने बताया कि अजम्पशंस का मतलब होता है वाइल डिराइविंग द कॉन्सेप्ट, आप लोग अजम्पशन लेते हैं ये चीज़ें ऐसे रहेंगी। जैसे आपको मैंने कहा ऑर्डर कॉस्ट सेम रहेगी, एनुअल रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, वगैरह वगैरह, ये अजम्पशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है कहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होंगे, कहाँ पे ये रिजल्ट आपके कंप्रोमाइज हो जाएंगे।
तो जहां वो assumption फुलफिल ना हो वहां पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया कि एनुअल रिक्वायरमेंट कांस्टेंट रहेगी, तो ये क्या है, ये assumption है। और अगर आपको मैं कहूं अगर एनुअल रिक्वायरमेंट कांस्टेंट ना रही तो फिर ये EOQ का आंसर रिलायबल नहीं होगा। ये लिमिटेशन है कि जहां वेरिएशन आएगी वहां ये रिजल्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पेपर के अंदर ना एक दफा उसने लिमिटेशन भी पूछ ली थी और एग्जामिनर के कमेंट्स से कि मैंने लिमिटेशन पूछी है, स्टूडेंट अजम्पशन लिखा है। तो एक्चुअली आपने यही कहना है ना कि अजम्पशन ये फुलफिल नहीं होंगे तो लिमिटेशंस है कि आपने एक लिमिट लगा दी, इस बाउंड्री के अंदर इन सर्कमस्टेंसेस में ये रिजल्ट एप्लीकेबल है वरना नहीं होंगे। तो आज फिलहाल इसको यहीं तक मैं रहने देता हूं। कल इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, पहले वो 6-7 फॉर्मूलाज जो है मैं वो लिखवाऊंगा और कल इंशाल्लाह हम इनके साथ ही प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। कैलकुलेटर्स लेके आइएगा। थैंक यू जी।